एएलपी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऐसे आपके ढेरों सवाल आ रहे हैं कि भैया अभी से हमें बता दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं ताकि हम बनवा के अभी से रख ले, क्योंकि अभी हमारे पास भरपूर समय है। मेरे भाई कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारी लिस्ट बताई जाएगी, और आपके जो डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उन सारे डाउट को क्लियर करूंगा। जैसे कि आपका जो है नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर डेट जो है गलत भर दिया, या फिर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगेगा कि नहीं, मेरा कॉलेज बहुत दूर है भैया, क्या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट बनवाना कंपलसरी है? भाई सेमेस्टर वाइज मार्कशीट का ना एक कंडीशन, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा कंडीशन है। मेरा नहीं लगा था, उन्होंने देखा भी नहीं था, मैं बनवा के गया था और उसके लिए परेशान भी हुआ था। वो सारी एक्सपीरियंस भी हम बताएंगे किसी और वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं आपके सर्टिफिकेट पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं जो अभी मेरे पास आए हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मेरे भाई, हर एक डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका आएगा आपके जो है ना 10th के सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी है आपका, उसमें से ना आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो मैच कराएंगे। आपके पिता का नाम, माता का नाम है ना, इसके हिसाब से ही होना चाहिए। और ये चीज़ें ना उन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय ही बोली हुई थी नोटिफिकेशन में कि आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद भाई साहब आपके जो है ना इंटर के चाहिए होंगे सर्टिफिकेट, इंटर के या फिर जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी होगी उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपका NCVT है ना, SCVT से ITI कर रखा है वो चाहिए। आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जितने भी सर्टिफिकेट है आपने जो भी किया हुआ है वो चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये लिख रखा है विथ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है विथ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है मैं भाई। अब यहाँ पे इन्होंने SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात किया हुआ है। एनेक्शन नंबर 1 में जो है उसके फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि रेलवे के फॉर्मेट में जो कहते हैं वो बनवा के आपको लेके जाना। उसके बाद आपका OBC NCL चाहिए मेरे भाई, वो भी रेलवे के फॉर्मेट में ही उन्होंने कह रखा है। और यहाँ पे देखिए वैलिड लिख रखा है, ठीक है मेरे भाई, वैलिड चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा था कि आपका नया बनवा के लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने लिख रखा है वैलिड चाहिए, है ना। उसके बाद OBC वालों के लिए ही डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए, NCL का जो है डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा OBC वालों के लिए। उसके बाद जिन्होंने भी EBC से फॉर्म फिलअप किया था, है ना, उनके जो फी कंसेशन मिला हुआ था, 250 रुपये फ़ी लगे थे, EBC उन्होंने क्लिक किया हुआ था, उनका चाहिए होगा। और अगर वो नहीं है तो फिर भाई साहब आपका BPL से भी चल जाएगा, नहीं तो ये MST जो लिखा हुआ है वो चीज़ें होंगी, वो चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है मेरे भाई तो उसके ये दिए हुए हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए चाहिए जो आपका जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा मेरे भाई, और आधार कार्ड का फोटोकॉपी जो है ना बोथ साइड का चाहिए, तो हमें पता ही है बोथ साइड ही लगता है आधार कार्ड। उसके बाद NOC चाहिए होगा, NOC चाहिए जो भी एम्प्लॉई हैं। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं DV के समय में भी अगर कुछ लोग जमा नहीं कर पाते, हमारे समय में ज्वाइनिंग के समय तक कोई एक लड़का लेके आया था। अच्छा, ज्वाइनिंग में भी अगर किसी का नहीं मिल पाया, ठीक है, ज्वाइनिंग के समय अगर किसी का नहीं हो पाता तो फिर क्या होता है ना, उसकी ज्वाइनिंग लेट होती है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक लड़का था वो ग्रुप D वाला था, उसकी ज्वाइनिंग के समय में उसका जो है ये NOC नहीं मिल पाया था, तो फिर वो बाद में गया लेके आया, उसकी लेट से ज्वाइनिंग हुई। कई बैच में बना के ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो उनका थोड़ा सा लेट जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे भी जो है NOC की ही बात करी गई है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके लिए। उसके बाद ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो भाई साहब एफिडेविट लगता है वो आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे गेजिटेड नोटिस लगा हुआ है, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें क्या है ना मेरे भाई, अगर किसी ने अपना नाम चेंज करवाया है, ठीक है, अगर अपने नाम चेंज करवाए हैं तो फिर उनको जो है किसी सर्टिफिकेट में, कोई आपका सर्टिफिकेट है लीगल सर्टिफिकेट, उसमें अगर आपने कुछ नाम चेंजेस वगैरह करवाए हैं तो फिर आपका जो है लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का है तो उसका डोमिसाइल लगेगा। अच्छा देखिए, डोमिसाइल किसी सबका नहीं लगता है ना, आप अगर अदर किसी स्टेट से हैं तो आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर का है ना, उसका ही जो है डोमिसाइल लगता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद ये वाला जो है ना भाई साहब, ये जो है ये अगर कोई सिटीजन इंडिया का नहीं है उसके लिए है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा है जो भाई साहब इंडिया से बाहर का है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, अगर आपका डिवोर्स वगैरह हुआ है तो उनके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह, या फिर डेथ हो गया आपके जो वाइफ का अगर डेथ हो गया तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है हमारा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो आप बोलते हैं ना सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है भाई साहब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए, आपके प्रोविजनल हो या फिर रेगुलर डिग्री हो, डिप्लोमा का हो, ठीक है ना, आपके 12th का हो, ITI का हो, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, वो आपका ना डेट ऑफ इशू के साथ होना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ, देखिए इन केस डेट ऑफ इशू जो है ना, अगर आपका क्लोजिंग डेट, आपके नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट के बाद का है ना, ये आफ्टर लिख रखा है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन, उसकी अगर बात का है तब देन, देखिए भाई साहब देन, है ना मेरे भाई, देन आपका जो है मार्कशीट चाहिए विद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अगर वो भी नहीं है ना, ठीक है मेरे भाई, ये देखो विद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन द फाइनल क्वालिफिकेशन एग्जाम, अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे देखिए और उसके बाद जो चाहिए होगा, उसके बाद इंडिविजुअल मार्कशीट चाहिए होगा ऑल द सेमेस्टर विद द डिक्लेरेशन
डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ईच सर्टिफिकेट रिजल्ट। समझ गए मेरे भाई। तो ये चीज़ें जो है आपकी ऐसा होना चाहिए। अगर आपके रेगुलर डिग्री पे डेट ऑफ इशू जो है वो आपके नोटिफिकेशन के क्लोजिंग डेट के बाद का है, ठीक है मेरे भाई, तब आपका जो है फाइनल मार्कशीट लगेगा जो मिलता है। और उसमें भी अगर डेट ऑफ इशू नहीं है तो फिर जो है आपका सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगता है। फिर भी मेरे भाई, फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपना सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाइएगा। मैं भी लेके गया था, मैं थोड़ा परेशान हुआ था पर उन्होंने देखा नहीं। फिर भी आप लेके जाएंगे तो एक चीज़ें होती है कि अगर उन्होंने मांग दिया तो आपके पास रहेगा, है ना मेरे भाई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लेके जाइए। फिर मेरे भाई आपके 8 जो है ना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होंगे, कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, है ना मेरे भाई। 8 चाहिए होंगे, 8 लेके जाइएगा। मैं तो एक्स्ट्रा बनवा के ले गया था। उसके बाद अगर कोई भी और भी सर्टिफिकेट आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद भाई साहब आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनके 2 कॉपी चाहिए, है ना, 2 कॉपी चाहिए। मैं 4 सेट एक्स्ट्रा बनवा के ले गया था, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे 2 कॉपी चाहिए होंगी और उसका जो है आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, है ना मेरे भाई साहब। तो वहाँ पे आपको खुद से बस सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपके ये सारी जो चीज़ें हैं ये हैं कि भाई साहब अगर आपने कोई गलत जानकारी दी, है ना, जानबूझ के कोई जानकारी छुपाई है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये और ये 7वें नंबर में लिख रखा है भाई साहब कि सभी उम्मीदवार तभी योग्य माने जाएंगे जब सारी शर्तें पूरे करेंगे। 8वें में भाई साहब अगर आपको डीवी को लिए बुलाया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है नौकरी दे दी गई है ना, ये सारी चीज़ें। और आपका 9 नंबर पर ये मेडिकल के पैसे के बारे में बात किया गया है। ST SC का जो है ट्रेवल पास के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे दलालों से सावधान रहने के लिए बात किया गया है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब मेन जो डॉक्यूमेंट की बात थी वो हमने कर ली है। तो चलिए अब आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी का नाम अलग है, उनके आधार में अलग है और मेरे सर्टिफिकेट में अलग है। माताजी का नाम अलग है, उनके आधार में अलग है, मेरे सर्टिफिकेट में अलग है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट्स के आधार कार्ड तो चेक करते ही नहीं है, ना तो आपके पिताजी का लगेगा ना तो आपके माताजी का लगेगा। आपके आधार कार्ड में जो होता है सन ऑफ, तो आपके पिताजी का नाम जो है वो आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके आधार में कुछ दिक्कत है, जैसे कि मेरे आधार में क्या हुआ था, मेरा नेम था और जो सरनेम होता है, ठीक है, वो चीज़ें थी, पर मेरा जो बीच में होता है ना आपका, जैसे कि किसी का राजू कुमार कुशवाहा है, ठीक है, तो मेरा जो सर्टिफिकेट में है वो राजू कुमार कुशवाहा है। ये मेरा असली नाम नहीं है, ठीक है, राजू कुमार कुशवाहा है और आधार में बस राजू कुशवाहा था, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को लेकर मुझे दिक्कत थी, मैंने बाद में जाके सुधार करवा लिया, वो कुमार अपना डलवा लिया आधार कार्ड में, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये अगर चीज़ें हैं तो आप जाके उसको सुधार करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। और डेट ऑफ की बात होती है कि डेट ऑफ इशू मैंने अपने सर्टिफिकेट का अलग डाल दिया है, तो उसकी मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने बोल रखा है नोटिफिकेशन में क्लियरली बोल रखा है कि आपका जो है ना पास आउट आप होना चाहिए, डेट ऑफ लास्ट जो डेट था फॉर्म फिलअप का उसके पहले का पास आउट होना चाहिए। अगर आप उसके पहले के पास आउट हो और कुछ गलत भर दिया, जैसे कि मंथ गलत भर दिया है, कुछ लोगों ने जो है डेट गलत भर दिया है, डे गलत भर दिया है, कुछ लोगों ने अपने ईयर गलत भर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक एफिडेविट बनवा के बस लेके जाना है, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूं बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके एफिडेविट से हो जाता है। कुछ भी दिक्कत है एक एफिडेविट बना लो, कई मामलों में तो एफिडेविट भी नहीं लगेगा, पर क्योंकि वहाँ पे जो आदमी होता है उसकी भी जॉब की बात होती है, तो एक बस चीज़ें लेता है कि हाँ ठीक है ये सच है, इसने खुद से एक एफिडेविट बनवा के दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी अपने जॉब के लिए ये चीज़ें रख लेते हैं, है ना, कि बाद में अगर कोई इशू हुआ तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना भाई, मैंने कैसे इसको डीवी पास आउट कर दिया, मेरे पास ये चीज़ें आई थी, एफिडेविट दिया, उन्होंने गलती हुई थी उससे, है ना। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो मेन मकसद है आप लोगों का, मेन डाउट जो है भाई साहब ये है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कई सारे लोगों ने अपना स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि लगता है सेंट्रल का। आपको पता है सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं ST SC वाले जो भी ST SC में आते हैं, अगर स्टेट में भी उनका सेम कास्ट स्टेट में भी SC में आता है, ST में आता है, और सेंट्रल में भी सेम कास्ट ST SC में आता है, तो उनको तो दिक्कत नहीं होगी। आप इस समय अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बनवा के लेके जाइएगा और रेलवे का फॉर्मेट में भी बनवा के लेके जाइएगा और वहाँ पे काम हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर OBC NCL में थोड़ा सा डाउट है। क्यों मेरे भाई? क्योंकि NCL बनता है आपके इनकम के हिसाब से, ठीक है। तो अगर उस समय एक ये भी बात है कि भाई स्टेट वाला भी जो बनता है वो भी इनकम के हिसाब से बनता है, ऐसे तो बनता नहीं है। तो इस मामले में चल सकता है, नहीं चल सकता है, मतलब 80% तो मुझे लगता है चल जाएगा, पर 20% में मुझे डाउट है। तो NCL वाले में ही बस डाउट है, बाकी ST SC का चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आपका स्टेट का है तो भी जो है आप DB में जाइएगा, डर वाली बात है, तो भी एक एफिडेविट बना के जाइएगा। OBC NCL वालों को मैं बोल रहा हूँ, आप एक एफिडेविट बनवा के जाइएगा अपना जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर उस समय आपने बनवाया था, उस ईयर में जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था उस समय का, अगर आपका है सेंट्रल का, हो सकता है बाद में बनवाया हो, तो भी आप उसको लेके जाएंगे। और एक नया ही उन्होंने देखा था। हमारे समय में पुराना वाला मैं लेके गया था, मेरे पास था, बहुत सारे लड़कों के पास उस समय का नहीं था, खो जाता है,
है ना, बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, फिर भी उन्होंने नया ही देखा, नया वाला ही देखा था। उस समय हमारी जब डीबी हुई थी उस समय मैं नया बनवा के ले गया था, वही देखा था। बहुत सारे लोगों ने रेलवे के फॉर्मेट में भी बनवा के लेके नहीं गए थे, उस समय ऑनलाइन वाला हो गया था काम, और रेलवे के फॉर्मेट में बनता है ऑफलाइन। बहुत सारे लोगों का नहीं बना, पर वो भी चल गए। फिर उन्होंने बोला था कि आप ज्वाइनिंग के समय में या फिर एक ब्लैक डेट रखा जाता है, उस समय उन्होंने उनको बोला था कि आप रेलवे का फॉर्मेट में बनवा के दीजिएगा। आप कोशिश करेंगे कि रेलवे का फॉर्मेट में भी बनवा के लेके जाएं, जो आपका ऑनलाइन बनेगा उसी के बिहाफ पे बना के वो दे देते हैं, काम उससे चल जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं कि कई लोगों ने जो आपका एडमिट कार्ड का आधा हिस्सा आपको दिया जाता है एग्जाम के बाद, वो खो गया है, तो क्या उससे दिक्कत हो सकती है। मेरा एक मित्र था जिसका खो गया था, वहाँ पे थोड़ा सा उनको वेरिफिकेशन करने के लिए अलग से चीज़ें उन्होंने रखी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, जैसे आपका थंब लिया जाता है, आपके सिग्नेचर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा आपको अलग से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आपको डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा ऐसे मामले में। कई लोगों के सिग्नेचर वो बोल रहे हैं कि CBT 1 में अलग कर दिया था, CBT 2 में अलग कर दिया था, क्या दिक्कत होगा। अभी जब मैं देख रहा हूँ जो आधा हिस्सा मिलता है उसमें मैं देख रहा हूँ, तो पता चल रहा है कि मैंने जो है सिग्नेचर गलत कर दिया। तो भाई ऐसे में भी मेरा एक मित्र था मेरे भाई, उसने तीनों जगह पे गलत कर दिया था। समझ लो क्या ही कारनामा किया था उसने। वहाँ पे वो गया, उससे पूछा गया भाई साहब तुमने एग्जाम दिए थे, तो उसने कहा हाँ। फिर उसको दिखाया गया सिग्नेचर, फिर उसने कहा कि सर जो है बीच में लेके आते हैं एग्जाम के समय में ही बीच में लेके आते हैं। अब गलती से मुझे क्या ही याद कि पहले वाले में क्या किया था, गलत हो गया होगा। फिर उसको किनारे एक जगह बैठाया गया, एक पेज दिया गया, भाई साहब 100 बार उससे साइन करवाएगा। ठीक है, तो आप जब साइन करते हो उसका एक स्टाइल अलग होता है हर किसी का। उसके बाद उन्होंने जो भी प्रक्रिया की वो मैच किया था, पर उसका डीबी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं थी। तो भाई साहब अधिकतर आपके देखो आपको बाहर किस में किया जाएगा, बाहर आपको किया जाएगा मेरे भाई अगर आपने कोई फर्जीवाड़ा किया है। जैसे कि आपका जो लास्ट ऑफ इशू डेट था, उन्होंने बोला था कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट फॉर्म फिलअप के पहले का होना चाहिए। जो डेट है लास्ट की फॉर्म फिलअप की, जो लास्ट डेट थी उसके पहले का आप पास आउट होना चाहिए। अगर आप बाद में पास आउट हुए गलती से तो नहीं करेंगे आप, जानबूझ के आपने जो है पहले का डेट दे दिया। जैसे कि आप मान लो कि 24 में मिड में आप पास हो रहे हो जून जुलाई में, और आपने दे दिया जनवरी में, है ना, क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप कर पाऊँ, तो ऐसे मामले में आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर आपने कुछ गलत किया, जैसे कि आप जनरल में आते हो और आपने ST में अपना ऑप्शन क्लिक करके भर दिया और ST की आपने कट ऑफ पार कर दी, जबकि आपके पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं है, आप UR में आते हो, तो ऐसे मामले में आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर कंडीशन कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आप फर्जीवाड़े में आते हो, जैसे कि आपका ट्रेड है ही नहीं जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे, पर आपने कुछ ऐसा ट्रेड भर दिया जिससे कि आप फॉर्म फिलअप कर पाए, आपने एग्जाम भी दिया, पर लास्ट में जो है आप डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे मामले में ही आपको जो है बाहर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें आपका एफिड लेफिड ही काम कर जाता है। थोड़ी छोटी छोटी जो मिस्टेक है, आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, कुछ गलती से नाम गलत भर दिया, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे कि किसी का राजू नाम है तो RAJU लिखता है, उसने O कर दिया। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो है वो एफिडेविट से काम चल जाती है मेरे भाई, ठीक है। और भी बहुत सारे अतरंगी मिस्टेक्स आप करते हो जिसको मैं अभी शायद कवर नहीं कर पाया हूँगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं भी अचानक से वो हो जाता हूँ अचंभित कि अच्छा ऐसे भी लोग कर सकते हैं, है ना। तो आपके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपका एफिडेविट चल जाएगा। और भी अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट जो DB की आएगी वीडियो उसमें हम बातें करेंगे। आपका जब ALP क्लियर हो जाएगा उसके बाद जब चीज़ें आएंगी कि DB के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर मैं अच्छे से डिटेल हर चीज़ में बात करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा मेरे भाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए।